काल में कला के क्षेत्र में देखा कि किस तरह से विकास हुआ। मंदिर स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, नृत्य कला। और अब देखेंगे हम साहित्यिक क्षेत्र। गुप्त काल में साहित्यिक क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र में भी जिस तरह का विकास हुआ है, इस आधार पर भी गुप्त काल को क्लासिक युग और स्वर्ण काल कहते हैं। क्योंकि इस काल में जिस तरह के हम देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म के साहित्य, और जैसे ब्राह्मण धर्म में देखेंगे रामायण, महाभारत, ये दो बड़े जो महाकाव्य हैं, उसका अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में ही हुआ। इसके अलावा अधिकतर स्मृति साहित्य, जो कि ब्राह्मण धर्म का प्रमुख आधार है, उसकी भी रचना गुप्त काल में ही हुई। इसके अलावा पुराण, उसकी भी रचना गुप्त काल में ही हुई। और साथ ही इस काल में, गुप्त काल में, हम देखते हैं कि बड़े बड़े कवि हुए, साहित्यकार हुए, जिन्होंने एक से बढ़कर एक ग्रंथों की रचनाएं की, जो आज भी हम देखते हैं कि हमारे साहित्यिक क्षेत्र में इस तरह का विकास नहीं। तो इस आधार पर भी गुप्त काल को, साहित्यिक क्षेत्र में जो विकास हुआ, उस आधार पर गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं। तो हम देखें कि गुप्त काल में किस तरह के साहित्य रचे गए, ठीक है, और उनकी भाषा क्या थी। तो सबसे पहले देखें तो इस काल में जो साहित्य रचे गए, उनकी भाषा देखें तो मूलतः यह संस्कृत है। इस काल में संस्कृत, अधिकतर जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए। ये जो संस्कृत है वो वैदिक संस्कृत से थोड़े भिन्न है। ठीक? इस काल में जो लिपि है, ब्राह्मी लिपि, वह प्रारंभ में जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम जो देखते हैं ब्राह्मी लिपि, उससे थोड़े भिन्न है। ठीक, तो भाषा इस काल की अधिकतर साहित्यों की वो है संस्कृत, और लिपि है ब्राह्मी। तो देखिए, तो इस काल में जैसे कि मैंने बताया आपको कि अधिकतर जैसे महाकाव्य है, हमारे हिंदू धर्म में 2 महाकाव्य हैं, महाभारत, इसकी रचना, संकलन, अंतिम रूप से जो संकलित किया गया महाभारत, वो गुप्त काल में ही संकलित किया गया। इसका मतलब यह होता है कि गुप्त काल से पूर्व जो महाभारत आज हम देखते हैं वो नहीं था। पहले महाभारत छोटा ही, बहुत ही छोटा था। जैसे देखेंगे महाभारत में, तो ये जब प्रारंभ में लिखा गया तो सिर्फ 8800 श्लोक थे, 8800 ही श्लोक था इसमें, और उस समय इसे कहा गया जय। फिर बाद में इसमें और श्लोक जोड़े गए, 24,000 श्लोक हो गए बाद में, गुप्त काल से पहले। तो ये कहलाया भारत। और फिर गुप्त काल में महाभारत में देखें तो श्लोकों की संख्या और बढ़ गई, और यह हो गया 1,00,000 श्लोक। 1,00,000 श्लोक हो, तो ये 1,00,000 है ना। जैसे कि महाभारत को शत सहस्त्र संहिता और महाभारत कहते हैं, महाभारत कहलाया महाभारत इसमें शस्त्र सहस्त्र संहिता क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक है। तो ये जो 1,00,000 श्लोक हुआ महाभारत में, ये कब हुआ? गुप्त काल में हुआ। मतलब महाभारत को अंतिम रूप से संकलित कब किया गया? गुप्त काल में ही किया गया। महाभारत वेद व्यास का है, वो अंतिम रूप से संकलित गुप्त काल में ही हुआ है। ठीक है, तो महाभारत में प्रारंभ में 8800 श्लोक, फिर बाद में 24,000 जो भारत का लाया, और फिर बाद में हो गया 1,00,000 जो महाभारत। ठीक, उसी तरह से हम देखेंगे रामायण का भी अंतिम रूप से संकलन इसी काल में हुआ है। रामायण में देखेंगे तो प्रारंभ में केवल 6,000 श्लोक था, केवल 6,000 ही श्लोक था। ठीक, बाद में इसमें 12,000 श्लोक हुए, और फिर अंतिम में जो रामायण आज हम देखते हैं उसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। तो ये 24,000 श्लोक कब हो गए? तो गुप्त काल में ही हो गया। जो वाल्मीकि का जो रामायण है वो अंतिम रूप से संकलित गुप्त काल में ही किया गया। तो इस तरह से श्लोकों की संख्या बढ़ती गई, मतलब अध्याय की संख्या बढ़ती होगी, और उसमें और भी जुड़ा गया। तो रामायण और महाभारत, ये दोनों साहित्य अंतिम रूप से गुप्त काल में ही संकलित। इसके अलावा हम देखें तो स्मृति साहित्य, इसी काल में स्मृति साहित्य की भी, अधिकतर स्मृति साहित्य इसी काल में रचे गए। स्मृति साहित्य, जैसे हम जानते हैं स्मृति साहित्य से पहले धर्म शास्त्र, धर्मसूत्र रचे गए थे। सूत्र साहित्य जिसको कहते हैं, सूत्र साहित्य, जिसमें बहुत सारे धर्म सूत्र रचे गए। फिर बाद में स्मृति साहित्य की रचना हुई, स्मृति साहित्य।
इन्हीं दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? धर्म शास्त्र। हिंदू धर्म में जो धर्म शास्त्र है वो क्या है? सूत्र साहित्य और स्मृति साहित्य। पहले सूत्र काल में सूत्र साहित्य की रचना हुई। सूत्र काल में, सूत्र काल का अर्थ होता है 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के काल को हम कहते हैं सूत्र काल, जिसमें सूत्र साहित्य की रचना हुई। धर्म सूत्र, गृह सूत्र, स्रोत सूत्र, कल्प सूत्र। और फिर स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य का रचना काल माना जाता है 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, 200 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के काल को हम कहते हैं स्मृति काल, जिसमें बहुत सारे स्मृति साहित्य की रचना हुई। पहला स्मृति माना जाता है मनुस्मृति, मनुस्मृति जिसका रचना काल 200 ईसा पूर्व से शुरू माना जाता है। फिर आता है याज्ञवल्क स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति। ये दोनों स्मृति गुप्त काल से पूर्व ही अर्थात मौर्योत्तर काल में ही लिखा गया था। लेकिन अन्य जो स्मृति जो गुप्त काल में जो लिखे गए स्मृति साहित्य वो देखें तो प्रमुख है नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, इतने सारी स्मृतियां गुप्त काल में ही लिखे गए। अधिकतर स्मृति ग्रंथ गुप्त काल में ही लिखे गए, लेकिन मनुस्मृति और याज्ञवल्क स्मृति यह गुप्त काल से पूर्व ही लिखा जा चुका था। ठीक है, प्रमुख स्मृति जैसे इसमें नारद स्मृति बहुत ही प्रमुख है। इससे हमें गुप्त काल के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है। इसी में हमें दास प्रथा, 15 प्रकार के दासों के बारे में वर्णन इसमें मिलता है, 15 प्रकार के अलग अलग प्रकार के दास। और इसी ग्रंथ में पहली बार दास मुक्ति का प्रावधान नारद स्मृति में ही मिलता है। तो नारद स्मृति गुप्त काल के धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को जानने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा ये तो है ही कात्यायन, पराशर, बृहस्पति। तो स्मृति साहित्य भी इसी काल में लिखे गए। और इसी काल में पुराण की भी रचना हुई है। पुराण, हमें पता है पुराण एक आख्यानिक धार्मिक साहित्य है, मतलब जिसमें कथाएं, कथा के रूप में धर्म का विवेचन है। ठीक, तो पुराण हमें पता है 18 पुराण है, जो 5 अलग अलग प्रकार भेद हैं इसके, सर्ग, उपसर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, पंचानुचरित पुराण। हमने पिछले क्लास में देखा है पुराण। वो पुराण, इस पुराण की रचना हिंदू धर्म में इसका बहुत ही महत्व है। पुराण की रचना, ये धर्म में इसका, इतिहास में इसका कम महत्व, कुछ ही पुराण है जो महत्वपूर्ण है ना। पहला पुराण जैसे हम जानते हैं कि मत्स्य पुराण है, जिससे हमें कुछ ऐतिहासिक जानकारी, जैसे सातवाहन वंश के बारे में। विष्णु पुराण मौर्यों के बारे में जानकारी देता है। वायु पुराण ये गुप्तों के बारे में हमें जानकारी देता है, गुप्त शासक के बारे में। तो अधिकतर पुराणों की रचना गुप्त काल में ही हुई है। हालांकि कुछ पुराण तो गुप्त काल के बाद भी रचे गए हैं, है ना, और मुगल काल तक भी रचे गए होंगे, ऐसा उनके सामग्री से हमें पता चलता है। तो पुराण की भी रचना इसी काल में। स्मृति साहित्य, पुराण, महाकाव्य देखा हमने, रामायण, महाभारत का भी अंतिम रूप से इसी काल में संकलित। अब देखें तो इस काल में, ये तो धार्मिक साहित्य, इसके अलावा इस काल में बहुत बड़े बड़े कवि हुए, जिन्होंने इस काल में साहित्य क्षेत्र में कई सारे बड़े बड़े महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक ग्रंथ की रचना। तो इस काल में जो साहित्यकार हैं हम देखते हैं, वो मूल रूप से इनके जो साहित्य हैं वह देखें तो इस काल के जो गुप्त काल के जो साहित्यकार हैं, अधिकतर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, इनके अधिकतर ग्रंथ जो हैं वो प्रेम प्रसंग पर आधारित है, प्रेम प्रसंग। और इनकी एक और विशेषता है कि इस काल के जितने भी देखेंगे अभी, कालिदास, भारवी, शूद्रक, जितने भी साहित्यकार, अधिकतर साहित्यिक रचना का जो विशेषता है वो प्रेम प्रसंग पर आधारित है। और दूसरा है ना सुखांत है, नाटक का अंत जो है वो सुखांत है। वही हम देखेंगे यूरोपीय साहित्य में वो दुखांत है, और भारतीय साहित्य में जो नाटक ग्रंथ हैं अंत सुखांत है। जैसे कालिदास के देखेंगे जितनी भी रचना है वो उसका अंत बहुत सुखांत होता है, हैप्पीनेस एंडिंग होता है, हैप्पी वाला एंडिंग। तो इस काल में बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहले नाम आता है कालिदास। कालिदास के बारे में हम जानते हैं कि एक महामूर्ख व्यक्ति थे, जिसे इनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। एक महामूर्ख था जो कि अपने विद्वत्ता से, अपने प्रयास से वो महान विद्वान बन गए। तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है अगर प्रयास करे। ठीक, तो कालिदास एक सबसे अच्छा, हमारे भारतीय पर्सनालिटी में देखें तो सबसे प्राचीन और सबसे एक बढ़िया उदाहरण है मोटिवेशन का ये कि कालिदास जैसे महामूर्ख भी महाज्ञाता बन सकते, तो हम आप क्यों नहीं बन।
तो कालिदास बहुत बड़े विद्वान, इन्होंने कई प्रकार के साहित्य लिखे। जैसे इनके देखेंगे महाकाव्य, इन्होंने 2 महाकाव्य की रचना की। 2 महाकाव्य हैं। इनकी 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं? कालिदास की 2 महाकाव्य, रघुवंशम और कुमार संभवम। ये 2 इनके क्या है? महाकाव्य हैं। इसके अलावा इनके 2 खंड काव्य भी हैं। पहला महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य। खंड काव्य, इनके 2 खंड काव्य भी हैं, मेघदूतम और ऋतु संहार। मेघदूतम और ऋतु संहार, ये 2 खंड काव्य है। और बाकी 3 ग्रंथ इन्होंने क्या लिखा है? इस पर है नाटक ग्रंथ। कौन कौन से हैं? इनके प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा है विक्रमो उर्वशी, और अंतिम है तीसरा जो है वो है मालविका अग्निमित्रम। ये 3 नाटक कालिदास। 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम, 2 खंड काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतु संहार, और बाकी 3 नाटक ग्रंथ, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो उर्वशी और मालविका अग्निमित्रम। ये 3 नाटक। तो कुल 7 रचनाएं हैं कालिदास। जैसे रघुवंशम में हम देखें तो रघुवंशम में मूल रूप से देखा जाए तो इसमें रघुवंशम, इसमें राम के पूर्वजों की, राम जो रामायण वाले राम हैं उनके पूर्वजों की कहानियां हैं। तो इसमें दिलीप जो रघुवंश के आदि पुरुष हैं, दिलीप से लेकर अग्नि मित्र तक के राजवंश, 40 राजाओं के बारे में, 40 वंशजों के बारे में। कौन से वंशज? रघुकुल के 40 वंशजों के बारे में इसमें हमें जानकारी मिलती है। अग्निवर्ण, अग्निमित्र नहीं है, अग्निवर्ण। दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के 40 राम के पूर्वजों की बारे में इसमें चर्चा। कई इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जो रघुवंशम है इसमें समुद्रगुप्त को राम के रूप में प्रस्तुत किया। दूसरा पुस्तक है, दूसरा इनका महाकाव्य है कुमार संभवम। कुमार संभवम ये भी बहुत प्रसिद्ध साहित्य है। इसमें कुमार संभवम में मूल रूप से देखा जाए तो शिव और पार्वती की परिणय कथा और इन दोनों की विवाह, इस प्रकार विवाह होता है, और इनसे उत्पन्न पुत्र कार्तिकेय की कहानी। कुमार संभव, शिव और पार्वती का विवाह, परिणय, और उससे उत्पन्न पुत्र कार्तिकेय की वर्णन। मेघदूतम ये खंड काव्य है, मेघदूतम ऋतु संहार। मेघदूतम में देखें तो क्या है इसमें? तो इसमें एक यक्ष और यक्षिणी की प्रेम कहानी है। मेघदूत, यक्ष और यक्षिणी दोनों बहुत प्रेम करते हैं। यक्ष कुबेर, जो कुबेर धन के देवता हैं, धन के रक्षक हैं, दिक्पाल है कुबेर, उनके अधिकारी हैं। लेकिन ये अपने प्रेम में इतना व्यस्त हो जाता है कि कुबेर इससे नाराज हो जाता है और कुबेर यक्ष को श्राप दे देता है कि तुम जिसके प्रेम प्रसंग में उलझे हुए हो तुम 1 साल के लिए उससे भूल जाओगे। ऐसा कुबेर यक्ष को श्राप देता है, और फिर यक्ष और यक्षिणी में किसी कारण से विरह हो जाता है और अलग हो जाता है। भूल नहीं, विरह हो जाएगा, ऐसा श्राप दिया, दोनों अलग हो जाओगे 1 साल के। तो यक्ष और यक्षिणी विरह, दोनों अलग हो जाता है, और फिर दोनों एक दूसरे से किस तरह से संवाद स्थापित करता है। ये कालिदास की एक कल्पना शक्ति कि वो कहता है कि भाई बादल मेघ के माध्यम से यक्ष है ना, यक्षिणी को संदेश, साहित्यकार कालिदास की एक देखो तो किस तरह की इमेजिनेशन है। साहित्यकार वही अच्छे होते हैं जो जितना ज्यादा कल्पना शक्ति जिनके पास जितना। तो यक्ष और यक्षिणी की विरह और इन दोनों के बीच संवाद, मेघ के माध्यम से संवाद स्थापित। ऋतु संहार ये भी खंड काव्य है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। देखो ये कितने
वो ज्ञानी थे, तो उस समय उनको 6 अलग अलग ऋतुओं का ज्ञान था, जबकि आज तो हम सिर्फ 4 ही ऋतु के बारे में जानते हैं। तो ये तो महाकाव्य और खंडकाव्य। इसके अलावा नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, जो सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व में, अभिज्ञान शकुंतलम काफी लोकप्रिय। एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं वी ए स्मिथ ने इसके बारे में कहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास को, इस रचना के लिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। वी ए स्मिथ ने भारत का शेक्सपियर कहा है। वी ए स्मिथ अभिज्ञान शकुंतलम के कारण यह यूरोप में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है एज ए नॉवल। यूरोप के लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। हमारे यहाँ तो वह संस्कृत और नहीं छोड़ दिया हमने, लेकिन बाद में प्राचीन काल में ही अरबियों के माध्यम से यूरोप पहुंचा, फिर यूरोप में काफी इसका ट्रांसलेशन हुआ है और ये बहुत ही लोकप्रिय साहित्य। यूरोपीय जो साहित्यकार हैं यूरोप में ज़्यादा पढ़ने की ज़्यादा नॉवेल्स वगैरह ज़्यादा पढ़ते हैं। हमारे यहाँ भी पढ़ते थे बंगाल के लोग, बंगाली नॉवल साहित्य में बहुत नॉवल पढ़ते थे, लेकिन आज तो मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है, तो क्या नॉवल पढ़ेंगे, रील्स देखते हैं। तो अभिज्ञान शकुंतलम, इसमें हमें पता है शकुंतला और दुष्यंत जो कि हस्तिनापुर के राजा हैं, और शकुंतला मूल रूप से देखा जाए तो ये विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। बाद में कण्व ऋषि ने शकुंतला का पालन पोषण किया, मतलब कण्व ऋषि की दत्तक पुत्री गोद लिया हुआ। तो दुष्यंत जंगल जाता है कैसे, फिर वो शिकार करने, फिर बाद में वो अभिज्ञान शकुंतला को देखता है और फिर दोनों में प्रेम हो जाता है। फिर दोनों वापस विरह, फिर वही दुख, बहुत ही मार्मिक वर्णन है इसमें, किस तरह से दोनों अलग, फिर वापस किस तरह से दोनों मिलता है, बहुत ही नाटकीय। वो शकुंतला जब कण्व ऋषि लेकर जाता है दुष्यंत के पास, क्योंकि दुष्यंत को श्राप मिला हुआ था कि तुम अपने प्रिय को भूल जाओगे, तो दुष्यंत ने उसे अंगूठी दिया था, लेकिन वो रास्ते में ही वो अंगूठी कहीं नदी में गिर जाता है, और फिर वो अंगूठी किसी मछली के पेट में चला जाता है। फिर मछली किसी मछुआरे के पास जाता है, पकड़ता है मछुआरे, और फिर मछली से वो अंगूठी निकलता है, अंगूठी फिर राजा दुष्यंत के पास पहुंचता है। राजा दुष्यंत को अंगूठी देखता है, पहचान लेता है, फिर वो ढूंढता हुआ आता है। तो ऐसे बहुत ही मार्मिक भावनात्मक कहानी है इसमें। और फिर दोनों से उत्पन्न पुत्र भरत, जिसके नाम पर भारत पड़ा है हमारे। तो अभिज्ञान शकुंतलम इनकी मुख्य रचना नाटक। नेक्स्ट है विक्रमो उर्वशी। इसमें राजा पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी। उर्वशी एक अप्सरा है और राजा है पुरूरवा, इन दोनों की प्रेम कहानी। ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि विक्रमो उर्वशी में नायक कौन है। तो नायक एक तरफ विक्रम भी है, एक तरफ विक्रमादित्य है, पुरूरवा है, वसुमित्र है, अग्निमित्र। तो ध्यान रखना है, इसका विक्रमो उर्वशी का नायक है पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी, इन दोनों की प्रेम कहानी। और अंतिम में है मालविका अग्निमित्रम। इसमें शुंग राजकुमार अग्निमित्र और मालवा की राजकुमारी मालविका की प्रेम कहानी है, इन दोनों की प्रेम कहानी। तो कालक्रम के हिसाब से देखा जाए तो ये जो मालविका अग्निमित्र है ये पहली नाटक है, क्योंकि ये शुंग काल का है। शुंग काल के बारे में इस पुस्तक से हमें यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थात गुप्त काल के पहले का में जानकारी। तो कालक्रम के हिसाब से देखा जाए तो मालविका अग्निमित्र कालिदास की प्रथम रचना है। ठीक है, तो ये कालिदास की रचना है जो गुप्त काल की। ये कालिदास जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उन्हीं के दरबारी कवि थे। हमें इसकी जानकारी अन्य स्रोतों से भी पता चलता है, जैसे बाद में एक विद्वान हुए राजशेखर, जिन्होंने पुस्तक लिखी है काव्य मीमांसा। उस काव्य मीमांसा में हमें चर्चा मिलता है कि वो कहता है कि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विद्वता परिषद का एक अभ्यर्थी था जो परीक्षा दिया था उज्जैन में, वो पार्टिसिपेट किया। तो ऐसे काफी अन्य स्रोतों से हमें पता चलता है कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही दरबारी थे। तो कालिदास की रचना, कालिदास के ये ध्यान रखना, महाकाव्य किसे कहते हैं, कौन सी रचना को महाकाव्य, कौन सी रचना को खंड काव्य और कौन सी रचना को नाटक।
इसमें से प्रथम तीन ये जो है रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूतम, इन तीनों को लघुत्रयी कहते हैं। लघुत्रयी, लघुत्रयी, कालिदास की इन तीनों रचनाओं को लघुत्रयी। लघुत्रयी कौन कौन से? रघुवंशम, मेघ, कुमार संभवम और मेघदूतम। इन तीनों रचनाओं को सम्मिलित रूप से लघुत्रयी कहते हैं। लघु त्रिरत्न, लघुत्रयी। तो वृहत्त्रयी किसे कहते हैं तो अभी देखेंगे हम, है ना। तो लघुत्रयी कालिदास की इन रचनाओं को कहते हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम। तो ये कालिदास की रचना। ठीक। इसके अलावा कालिदास तो थे और भी बड़े बड़े विद्वान गुप्त काल के ही थे। जैसे जैसे देखेंगे हम, एक विद्वान है अमर सिंह। अमर सिंह ये भी बहुत बड़े विद्वान थे। ये भी गुप्त काल के ही है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में से एक थे। जैसे कालिदास थे वैसे ये भी एक नवरत्न थे, अमर सिंह। अमर सिंह को, अमर सिंह की जो रचना है उसका नाम है अमरकोश। मूल रूप से इस अमरकोश का नाम था लिंगानुशासन। लिंगानुशासन मूल नाम तो ये है, और अमर सिंह के नाम पर यह अमरकोश हो गया। अमर सिंह ने एक कोश की रचना की थी जिस कोश का नाम है लिंगानुशासन, लेकिन हम इसे अमरकोश के नाम से जानते हैं। अमरकोश मूल रूप से किस पर आधारित है यह रचना? तो यह रचना कृषि विज्ञान, कृषि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कृषि पर विस्तृत वर्णन है इसमें, कृषि के बारे में। और इसी आधार पर देखेंगे इसमें कृषि के बारे में किस तरह की जानकारी में, जैसे 12 प्रकार के, है ना, भूमि की विशेषताओं के आधार पर, मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर, उपज के आधार पर 12 प्रकार की भूमि का विवरण इसमें मिलता है। 12 प्रकार की भूमि, किस भूमि में किस तरह की फसल उपजाया जाए, यह जानकारी प्राचीन काल में, आज से 1600 साल पहले की बात कर रहा हूं, ये 1600 साल पहले की बात है, इनको जानकारी थी। आज भी हमारे यहाँ किसानों को यह जानकारी नहीं है कि किस भूमि में, किस तरह की मिट्टी में किस तरह के फसल बोया जाए। और यही वजह है कि हमारे यहाँ भूमि की उर्वरता साल दर साल कम होती जा रही है। जहाँ ग्राउंड वाटर कम है वहाँ चावल, धान की खेती हो रही है। कब कौन से फसल के बाद कौन से फसल, क्रॉप रोटेशन के बारे में पता ही नहीं है। सरकार की तरफ से विभिन्न माध्यमों से, आकाशवाणी और दूसरे चैनलों के माध्यम से किसानों को जागृत करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन किसान वही पुराने तरीके से ही खेती करते। तो पुराना तरीका तो ये है, इसको क्यों नहीं अपनाया? तो जानकारी नहीं, पढ़े लिखे नहीं थे वो। तो देखो 12 प्रकार की भूमि का विवरण इसमें है। और चावल कहता है कि 9 प्रकार के चावल होते हैं। 9 प्रकार के चावल के बारे में चर्चा है। मतलब इस समय देखो तो कृषि कितना विकसित प्रकार की अवस्था में था, विकसित दशा में था कि हम उस समय 9 प्रकार के चावल बोते हैं, चावल उपजा रहे हैं उस समय, आज से 1600 साल पहले की बात। तो इसमें हमें मुख्य रूप से देखा जाए तो इस पुस्तक में, लिंगानुशासन जिसे अमरकोश कहते हैं, इस पुस्तक में हमें कृषि के बारे में कि किस तरह का ज्ञान था उस समय के लोगों को, यह हमें जानकारी मिली। और इसी आधार पर अमर सिंह को, इस अमर सिंह को भारत का प्रथम, है ना, भारत का प्रथम कृषि वैज्ञानिक कहते हैं। प्रथम कृषि वैज्ञानिक इन्हें कहा जाता है, ऐसा प्रश्न आया हुआ है। तो एक कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने अमरकोश, लिंगानुशासन रचना। इसके अलावा इस काल में देखें तो अन्य साहित्यकार, जैसे एक साहित्यकार आता है शूद्रक। शूद्रक बहुत बड़े साहित्यकार हैं शूद्रक। इनकी रचना है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम अर्थात इसका मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। मृच्छकटिकम, शूद्रक बहुत बड़े साहित्य। मृच्छकटिकम इस एक तरह का देखें तो ये नाटक है। इसमें एक ब्राह्मण व्यापारी, इस ग्रंथ में एक ब्राह्मण व्यापारी, मतलब ये पता चलता है कि गुप्त काल में ब्राह्मण व्यापार भी करते थे। नेम चारुदत्त,
एक ब्राह्मण व्यापारी है चारुदत्त, और एक गणिका है, गणिका वसंत सेना, वसंत सेना। इनकी प्रेम कहानी है इसमें। चारुदत्त कौन है? एक ब्राह्मण व्यापारी, और वसंत सिन्हा एक गणिका। इन दोनों की प्रेम कहानी। इस पुस्तक की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं? तो यह इस काल का एकमात्र साहित्य है जिसका अंत दुखांत होता है। एकमात्र साहित्य जिसका अंत दुखांत है। बाकी सारे इस काल के जितने भी साहित्य हम देखेंगे वो सब हैप्पी एंडिंग वाला है, सुखांत है। यही एकमात्र साहित्य है मृच्छकटिकम जिसका अंत बहुत ही दुखांत है। ठीक। और दूसरा, इस साहित्य से हमें पता चलता है, मृच्छकटिकम से ही हमें पता चलता है कि इस काल में, गुप्त काल में, इस स्तर पर सामाजिक असमानता हो गया था कि भाषा के आधार पर भी भेदभाव शुरू हो चुका था। जैसे आज भी होता है हमारे यहाँ भाषा के आधार पर, अंग्रेजी भाषा बोलने वालों पर, हिंदी भाषा बोलने वाले को। तो इस समय भी देखें तो भाषा के आधार पर भेदभाव होता था, ऐसा जानकारी हमें मृच्छकटिकम से प्राप्त हो। इसमें शूद्र, इस नाटक में शूद्र और महिलाएं दोनों प्राकृत भाषा बोल रहे हैं, प्राकृत भाषा का इस्तेमाल, जबकि अन्य अन्य जो है वो, अन्य मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पुरुष, वो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब भाषा के आधार पर भेदभाव हुआ। शूद्र महिला, शूद्र और महिला ये संस्कृत प्राकृत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है इस ग्रंथ में, और जब इसकी इस तरह की पात्र आता है, और जब अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वो संस्कृत। मतलब भाषा क्या, मतलब इस आधार पर इस काल में सामाजिक असमानता, जाति व्यवस्था, वन व्यवस्था इस काल में तो बहुत व्यापक रूप से स्थापित हुआ, छुआछूत, अस्पृश्यता खूब ज्यादा। भाषा के आधार पर भी भेदभाव होने लगा था, वो हमें जानकारी मिलती है। ठीक। तो इस काल के साहित्य की एक विशेषता ये भी है, ध्यान रखना है, जो हमने दिखाया कि प्रेम प्रसंग वाले हैं, है ना। हमने शुरू में चर्चा किया कि इस काल के, गुप्त काल के जो साहित्य हैं, पहली विशेषता प्रेम प्रसंग, दूसरी विशेषता अंत सुखांत होता है, तीसरी विशेषता ये है उच्च वर्ण के लोग संस्कृत और निम्न वर्ण और महिला प्राकृत। मतलब भाषा के आधार पर भी असमानता। तो शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, ध्यान रखना। अगला ग्रंथ देखिए हम, अगला ग्रंथ देखें तो अगला लेख साहित्यकार वो है भास। भास ये भी गुप्त काल के बहुत बड़े साहित्यकार थे भास। इन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी है, उसमें कुछ प्रसिद्ध पुस्तक है प्रतिज्ञा योगंधारायण, प्रतिज्ञा योगंधारायण। इसके अलावा इनकी पुस्तक है स्वप्न वासव दत्तम, और भी कई सारे, लेकिन ये दो प्रसिद्ध पुस्तक हैं। रचनाकार हैं भास, बहुत बड़े विद्वान। इन दोनों ही नाटकों में हम देखेंगे इनके, भास के जो अधिकतर ग्रंथ हैं उसके नायक, सबके नायक कौन है? तो उदयन। उदयन कौन है? तो वत्स महाजनपद, वत्स महाजनपद, महाजनपद काल हमने देखा था, तो वत्स महाजनपद के राजा हैं उदयन। और वासव दत्ता, वासव दत्ता, इन दोनों की ये नायिका है। भास के अधिकतर नाटक के नायिका है कौन? वासव दत्ता, और नायक है उदयन। उदयन वत्स महाजनपद के राजा है। उदयन इस काल के एक बहुत बड़े कैरेक्टर थे, हीरो, जिसको वास ने अपने साहित्यों में मुख्य नायक के रूप में प्रस्तुत। तो भास। नेक्स्ट है विद्वान भवभूति। भवभूति, भवभूति इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है भवभूति। भवभूति इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मालती माधव, मालती माधव बहुत प्रसिद्ध पुस्तक। इसके अलावा महावीर चरित, महावीर चरितम, महावीर चरितम, भवभूति, महावीर चरितम, उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित,
ये इनके भाव होती, गुप्त काल की भाव होती। इसके अलावा विष्णु शर्मा इस काल के सबसे प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा बहुत बड़े विद्वान थे। इनकी रचना है पंचतंत्र। पंचतंत्र यह पहला भारतीय साहित्य है पंचतंत्र जिसका विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ था। पंचतंत्र वो कहते हैं कि जब अरबी गुप्त काल के पश्चात अरब के साथ हमारा व्यापार चलता था, इस दौरान अरबियों ने पंचतंत्र को यहां से ले गया और उसकी कॉपी किया, अनुवाद किया अरबी भाषा। तो भारत में देखा जाता पहला साहित्य जिसका विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ था वो था पंचतंत्र। और ये अरब क्षेत्र में इतने लोकप्रिय हुए, कहा जाता है कि इसी पर आधारित है जो अरेबियन नाइट्स है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है अरब क्षेत्र में। अरेबियन नाइट्स बहुत सारी कहानियां हैं, जिसमें से एक है अलिफ लैला। ठीक, तो पंचतंत्र मूल रूप से इसमें किस तरह की कहानियां हैं? मॉरल स्टोरीज हैं, नैतिक कहानियां हैं इसमें। इसके 5 भेद हैं, पंचतंत्र के 5 भेद हैं, इसलिए इसका नाम है पंचतंत्र। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण और अपरिचित कारक। अपरिचित कारक ये 5 प्रमाण, 5 भेद है पंचतंत्र, इसलिए इसका नाम है पंचतंत्र। ठीक है, ध्यान रखना है पंचतंत्र पहला साहित्य है, भारत का पहला साहित्य है जो विदेशी भाषा में, है ना, विदेशी भाषा में अनुवादित हुआ है। विदेशी भाषा में अनुवाद, कौन से भाषा में? अरबी, पहले अरबी भाषा में, फिर अरब के माध्यम से यूरोपीय भाषा में भी इसका अनुवाद। ठीक है, तो पहला भारतीय साहित्य जिसका विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ था वो था पंचतंत्र। पंचतंत्र में क्या है? मॉरल स्टोरीज है, नैतिक कहानियां हैं। ठीक है, इसमें 5 भेद हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा पंचतंत्र। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण और अपरिचित कारक। ठीक है, तो विष्णु शर्मा गुप्त काल के ही माने जाते हैं, ये भी गुप्त काल। नेक्स्ट देखिए हम तो भारवी, ये भी गुप्त काल के ही विद्वान थे। भारवी, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है किरातार्जुन। किरातार्जुन, किरातार, भारवी प्रसिद्ध पुस्तक। किरातार्जुन में देखें तो किसके बारे में है? तो इसमें किरात कौन से भगवान को? शिव, है ना, किरात वेशधारी शिव और अर्जुन, किरात अर्जुन के बीच युद्ध के बारे में विवरण। किरात वेशधारी शिव और अर्जुन के बीच युद्ध, द्वंद्व की कहानी किरातार्जुन, ये संस्कृत की बहुत ही प्रसिद्ध नाटक। इसके अलावा इस काल के एक और विद्वान है, प्रसिद्ध विद्वान माघ। माघ, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक शिशुपाल वध। शिशुपाल वध, शिशुपाल वध, शिशुपाल वध। इसमें शिशुपाल वध महाभारत का ही, जब युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, पहला अश्वमेध, युधिष्ठिर 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था महाभारत में। एक बार युद्ध से पहले, जो 18 दिन तक चला था युद्ध से पहले, और एक बार युद्ध समाप्त होने। तो युद्ध से पहले जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो उस समय शिशुपाल, जो चेदी शासक था, शिशुपाल चेदी महाजनपद, वो परेशान किया था। तो इस टाइम कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। तो इसमें कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध, कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, वो जान। ठीक है, और तीसरा नेक्स्ट जो है देखें, इस काल में एक बड़े विद्वान है श्रीहर्ष। श्रीहर्ष, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक नैषद चरितम। नैषद चरितम, नैषद चरितम बहुत ही प्रसिद्ध, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा ही प्रसिद्ध पुस्तक। इस पुस्तक में नल और दमयंती की कथा, नल दमयंती, नल दमयंती, नैषद चरित, नल दमयंती। इसके अलावा इनकी दूसरी पुस्तक है खंड खंड खाद्य, खंड 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 खाद्य,
खंड खंड खाद्य, इनकी दूसरी पुस्तक है खंड खंड खाद्य। इसमें मूल रूप से देखा जाए तो ये जो पुस्तक है अद्वैतवाद पर आधारित है, अद्वैतवाद और न्याय दर्शन पर आधारित। खंड खंड खाद्य, ये दो पुस्तक के लेखक हैं श्री हर्ष, ये भी गुप्त काल के ही आसपास के। ये तीनों विद्वान, इन तीनों विद्वानों को सम्मिलित रूप से शीर्षत्रयी, संस्कृत साहित्य में इन्हें शीर्षत्रयी कहा गया है। शीर्षत्रयी इन्हें कहा गया है, शीर्षत्रयी। इन तीनों, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, शीर्षत्रयी किसे कहा गया? तो भारवी, माघ और श्री हर्ष को। और इन तीनों नाटकों को, इन तीनों नाटक, ये तीन जो नाटक हैं, इन तीनों नाटकों को सम्मिलित रूप से बृहत्त्रयी कहा गया है। बृहत्त्रयी, बृहत्त्रयी, इन तीनों नाटकों को सम्मिलित रूप से। जैसे कि हमने देखा था कालिदास के तीन नाटकों को लघुत्रयी कहा जाता है। ये तीन नाटक लघुत्रयी, ठीक। कालिदास लघुत्रयी किसको कहा गया है? रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम, इन तीनों को लघुत्रयी कहा गया, ठीक है। हाँ, अभिज्ञान शकुंतलम में ध्यान रखना है, ये जो अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है, यह महाभारत के आदि पर्व से संबंधित है। आदि पर्व से लिया गया है, महाभारत के आदि पर्व का अंश है, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शकुंतलम महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो आदि पर्व। और अभिज्ञान शकुंतलम की जो रचना है वो कालिदास ने एक पृथक शैली में किया है। इसकी शैली को बोलते हैं विदर्भ, वैदर्भी शैली, वैदर्भी शैली बोलते हैं, वैदर्भी। तो कालिदास की जो रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, वो महाभारत के आदि पर्व पर आधारित है। और इसकी अभिज्ञान शकुंतलम की जो शैली है वो वैदर्भी शैली, ठीक है। तो कालिदास के ये तीन पुस्तक हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम, इनको सम्मिलित रूप से लघुत्रयी कहते हैं। तो बृहत्त्रयी, बृहत्त्रयी, किरातार्जुन, शिशुपाल वध और नैषधचरितम, इन तीनों को सम्मिलित रूप से बृहत्त्रयी कहते हैं। और इन तीनों विद्वानों को सम्मिलित रूप से शीर्षत्रयी कहते हैं, भारवी, माघ और श्री हर्ष, ध्यान रखना। इसके अलावा इस काल में देखें तो और भी बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे विशाखदत्त, बहुत बड़े विद्वान, इनकी भी दो प्रसिद्ध नाटक हैं। विशाखदत्त की दो प्रसिद्ध पुस्तक, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये इनके प्रसिद्ध नाटक हैं दो। विशाखदत्त भी गुप्त काल के ही माने जाते हैं। जैसे मुद्रा राक्षस, इसमें मौर्यों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है और गुप्तों के बारे में भी जानकारी मिलती है। मौर्यों के बारे में क्या जानकारी मिलती थी? किस तरह से चाणक्य ने अपमान का बदला लिया चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से, और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से नंदों को रिप्लेस कर दिया, हमें मुद्रा राक्षस। और देवी चंद्रगुप्तम, इसमें हमें पता चलता है कि रामगुप्त, जो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था रामगुप्त, उसने कैसे विदेशी शासक से अपमानजनक शर्त को स्वीकार कर लिया और ध्रुव देवी को सौंपना स्वीकार किया। बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस अपमान का बदला लिया, विदेशी सख्त शासक था उसको परास्त कर दिया, रामगुप्त को भी मार दिया और ध्रुव देवी के साथ बाद में विवाह कर दिया। और देवी चंद्र, इसमें मूल रूप से इसमें ध्रुव देवी पर विवेचन है। ध्रुव देवी इसलिए इसको बोलते हैं ध्रुव देवी आख्यानम भी बोलते हैं इस पुस्तक। इसमें ध्रुव देवी की काफी बुरी सुंदरता की था, ध्रुव देवी आख्यान। विशाखदत्त बड़े साहित्यकार। दूसरे बड़े साहित्यकार हैं इस काल के वात्स्यायन, वात्स्यायन भी बहुत बड़े विद्वान। वात्स्यायन की पुस्तक कामसूत्र, कामसूत्र इनकी पुस्तक। देखो कामसूत्र सुनते ही हमारे मन में किया ये तो वल्गर और इसमें सेक्स की बातें हो, बिल्कुल नहीं। इन्होंने काम शास्त्र को बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया कामसूत्र के माध्यम। इसमें 64 प्रकार की, 64 प्रकार के, है ना, शिल्प, एक तरह से कह सकते हैं कला, है ना, जिसको आज हम हॉबी कहते हैं। हॉबी जैसे संगीत सीखना, नहीं, एक हॉबी अभिनय सीखना, वायलिन सीखना, सितार सीखना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना। हम कहते हैं अपने बच्चों को आज भैया हॉबी बनाओ, ज्यादा से ज्यादा, है ना, खेलो कूदो, मोबाइल मत देखो। आज हम वो चीज कर रहे हैं जो पहले, आज से 1600 साल पहले वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र पुस्तक में किया। लेकिन क्या है, हमारे समाज बहुत रूढ़िवादी जड़वादी समाज है, इसलिए इसको हम लोग समझते हैं कि ये तो, है ना, इसमें सिर्फ ना संभोग क्रिया, प्रतिक्रिया के बारे में नहीं, इसमें जो
कामशास्त्र जो पति पत्नी के बीच संबंध है उसको भी बहुत वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया। और अन्य कलाएं भी आना चाहिए, वो कहता है इस पुस्तक। अन्य प्रकार की भी हॉबी होनी चाहिए, जो आज हम अपने बच्चों को बोलते हैं क्या अच्छा है ना, बोलने के लिए सीखो, जाकर आप क्लास भेजते हो अलग अलग कोर्सेज के लिए, समर वेकेशन होता है बच्चों को भेज देते हो, जाओ ये सीखो वो सीखो ये सीखो। क्यों? इससे उसका व्यक्तित्व का विकास होगा। कामसूत्र में यही बात की गई है कि अलग अलग प्रकार की कला में निपुण होना चाहिए व्यक्ति को। लेकिन हम समझते हैं 64 प्रकार की ये सेक्स की कला है, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनमें से एक कला है पुरुष पति और पत्नी के बीच संबंध का, प्रतिक्रिया का, और वो भी बहुत ही विस्तृत और वैज्ञानिक तरीके से, उसमें कहीं से भी वल्गरनेस आपको नहीं दिखता। तो वात्स्यायन की पुस्तक है कामसूत्र, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक। हमारे इंडिया में तो ये प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि हम बहुत रूढ़िवादी हैं। यूरोप में ये बहुत ही प्रसिद्ध ये पुस्तक है कामसूत्र। आज की तारीख में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज जिस तरह से हमारा बिजी लाइफ है उसमें ये बताता है किस तरह से पारिवारिक सुख, सांसारिक सुख हमें आनंद लेना चाहिए, वो हमें यूरोप के लोग काफी प्रभावित हैं इस पुस्तक। तो वात्स्यायन की पुस्तक है कामसूत्र, ठीक है। इसके अलावा और भी बड़े विद्वान जैसे नारायण, इन्होंने, इनकी पुस्तक है हितोपदेश। ये भी गुप्त काल के ही माने जाते हैं। हितोपदेश जैसे पंचतंत्र की कहानियां, वैसे ही हितोपदेश में, इसमें भी नैतिक शिक्षाएं ही है। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक, इसमें बहुत सारी नैतिक शिक्षाएं। तो ये गुप्त काल के बड़े साहित्यकार थे। ये सारी रचनाएं गुप्त काल में और उसके आसपास ही माना गया है। इसके अलावा इस काल में देखें तो वेताल भट्टी, शंकु बहुत बड़े वास्तुकार थे, जो विक्रमादित्य के नवरत्न में से एक थे। ऐसे बहुत सारे विद्वान इस काल में हुए थे। साहित्य में काफी उन्नति हुई थी, इसलिए भी इस काल को, गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जा सकता है, कहा जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह के साहित्य का विकास गुप्त काल में हुआ, वो फिर कभी किसी अन्य काल में नहीं हुआ है। ठीक, इस समय देखें तो इस काल में कुछ प्रशस्तियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे प्रयाग प्रशस्ति, जिसके लेखक हरिसेन है। इससे भी इस काल की विद्वत्ता झलकती। प्रयाग प्रशस्ति, ये तो लिखा हुआ पत्थरों, प्रयाग में मिला है। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में, संस्कृत में है, ये संस्कृत में है, और संस्कृत और उत्कृष्ट शैली मतलब गद्य और पद मिश्रित, गद्य पद मिश्रित, मतलब चंपू शैली का आरंभिक रूप हम इसमें देख सकते हैं। जो चंपू शैली हमारे यहाँ 10वीं सदी में विकसित हुआ, वो इसका आरंभिक रूप इस प्रशस्ति से हमें देख सकते। प्रयाग प्रशस्ति है ना, प्रयाग प्रशस्ति, यूलॉजी बोलते हैं इसको, इसमें राजाओं की प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। इसी में हमें समुद्रगुप्त के बारे में काफी जानकारी। प्रयाग प्रशस्ति में उत्कृष्ट प्रकार की लेखनी को, उत्कृष्ट प्रकार की, और इसके लेखक कौन है? हरिसेन इस समय कौन था? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का संधि विग्रह, कुमारामात्य और महादंड पालक, 3 प्रकार के 3 पद लिया हुआ था। ये समझ सकते हो। संधि विग्रह मतलब बहुत सारी प्रशासनिक जिम्मेदारियां थी। संधि विग्रह युद्ध और रक्षा मंत्री अर्थात आज के विदेश मंत्री। कुमारामात्य सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी गुप्त काल का, और महादंडपाल सबसे बड़ा। ये तीनों की जिम्मेदारी को रखते हुए संस्कृत में यह रचना है। इसके अलावा है ना एक और प्रशस्ति, मंदसौर प्रशस्ति, यह भी उत्कृष्ट प्रकार की शैली को बताता है। मंदसौर प्रशस्ति के लेखक हैं वत्स भट्टी, इसके लेखक हैं वत्स भट्टी, ये भी बहुत बड़े विद्वान हैं। और ये विद्वान किस काल के हैं? तो कुमारपाल, महेंद्रादित्य जो है कुमारपाल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी कुमारपाल के समय के ये विद्वान थे वत्स भट्टी, जिन्होंने मंदसौर प्रशस्ति, ये भी बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार की साहित्य। इसी मंदसौर प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि तंतुवाय श्रेणी के लोगों ने सूर्य मंदिर के लिए दान दिया था। बाद में मंदसौर प्रशस्ति एक और लिखा गया है, वो लिखा है, वो उसका लेखक है वासुल। मंदसौर में एक और प्रशस्ति मिली है जिसके लेखक है वासुल। ये बाद के है, ये एक राजा है यशोवर्मन, मालवा के राजा यशोवर्मन को संबोधित है मालवा के साथ। तो ध्यान रखना मंदसौर प्रशस्ति 2 है, तो वत्स भट्टी और दूसरा है वासुल का। मंदसौर प्रशस्ति वत्स भट्टी जो है कुमारपाल के समय का है, और वासुल का जो मंदसौर प्रशस्ति है वो यशोवर्मन का। यशोवर्मन गुप्त शासक नहीं है, मालवा का एक शासक।
ठीक है। तो इस काल में देखें तो साहित्य में काफ़ी बड़े बड़े विद्वान और जिन्होंने खूब सारे साहित्य, उत्कृष्ट प्रकार की साहित्य की रचना हुई, जिसका आज सिर्फ भारत में तो नहीं, पता ही नहीं लोगों को, भारत के बाहर यूरोप के लोगों को, यूरोपियंस को ज़्यादा जान, इस काल के बड़े बड़े